वेलकम बैक टू माई चैनल द वॉन्डरिंग पहाड़ी। आशा करती हूँ आप सब लोग भी मज़े में हैं। काफ़ी पहाड़ी जगह घूमने के बाद अब हमने सोचा ज़रा देश के बाहर भी घूमा जाए, तो बस हम निकल पड़े हैं चाइना के लिए। सही सुना आपने, चाइना। हम काफ़ी टाइम से चाइना देखना चाहते थे और कुछ टाइम से वहाँ की रील्स ने हमें काफ़ी अट्रैक्ट किया हुआ था। तो बस 15 दिन की छुट्टी लेकर हम निकल पड़े हैं दिल्ली से हनोई और हनोई से बीजिंग। जिस टाइम पर हम गए थे तब इंडिया से चाइना की कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू नहीं हुई थी, तो इसलिए हमने वियतनाम एयरलाइंस की कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक करी थी। और अगर आपको चाइना वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। वियतनाम एयरलाइंस की फ़्लाइट बहुत ही अच्छी होती हैं, कंफर्टेबल भी, और इन फ्लाइट खाना भी अच्छा मिलता है, जिसमें हम लोगों ने वेजिटेरियन ऑप्शन चूज़ किया था। खाना खाकर 5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम वियतनाम पहुँच गए। यहाँ हमारा 4 घंटे का लेओवर था और हमारे कार्ड्स यहाँ के लाउंज में एक्सेप्ट हो गए। तो बस अगले 3 घंटे थोड़ा खाया, थोड़ा सुस्ताया और थोड़ा कैमरा साफ किया और फिर हम बीजिंग की फ़्लाइट बोर्ड करने चल दिए। हनोई से बीजिंग की फ़्लाइट में भी हमें खाना मिल गया था, लेकिन यहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर सिर्फ चिकन का ही ऑप्शन था, जो वैसे टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा था। और 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम फाइनली बीजिंग पहुँच गए। चाइना में एंटर करते ही सभी टूरिस्ट को अपना पासपोर्ट और फिंगरप्रिंट स्कैन करने होते हैं। इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी जाती हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। उसके बाद एक अराइवल स्लिप भी भरनी होती है, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स जैसे कि फ़्लाइट नंबर, कौन कौन सी सिटीज़ विज़िट करेंगे, वो सब भरकर इमिग्रेशन पर देना होता है। इमिग्रेशन क्लियर कर कर हम लोग बाहर आ गए। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, चाइना में यूएस की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस नहीं चलती हैं, जैसे कि गूगल मैप्स या उबर। तो हमने इंडिया में ही हांगकांग के वीपीएन के थ्रू डीडी, जो चाइना की उबर है, और अलीपे, जो यहाँ की पेमेंट ऐप है, वो डाउनलोड कर ली थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर हमने डीडी के थ्रू कैब बुक करी और अलीपे के थ्रू पेमेंट करी। यहाँ पर भी कैब के पिकअप जोन्स बने हुए थे, जहाँ से हमने अपनी कैब बोर्ड करी थी। हमारे एक फ़ोन में इंटरनेशनल रोमिंग ऑलरेडी एक्टिवेटेड थी, तो बुकिंग्स करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। तकरीबन 40 मिनट की राइड के बाद हम अपने होटल में पहुंच गए। तो यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल हाईटेक है। तो ये सारे के सारे पैनल्स इसमें ही एम्बेडेड हैं। यहाँ से बाथरूम की लाइट कंट्रोल होती है, यहाँ से कर्टन्स ऑन एंड ऑफ होते हैं। ये कर्टन्स ऑफ हो जाएंगे, सारी लाइट्स, अगर हम स्लीप प्रेस करेंगे तो पूरी लाइट्स बंद हो जाएंगी।
तो काफ़ी सही है पूरा का पूरा सेटअप। ऑल द रूम थोड़ा छोटा है बट फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। और ड्रायर है, ड्रायर का भी बहुत ही फैंसी सा ड्रायर है। पता लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल अलग ही दुनिया में आ गए हैं। बीजिंग का मौसम भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। बाहर निकले तो बारिश हो रही थी। हमें चाइना का लोकल नंबर लेना था जिससे कि हम लोकल कॉल्स कर सकें। इंटरनेशनल रोमिंग के साथ साथ हमने एक फ़ोन में चाइना का eSIM भी ले लिया था जिसमें हमें 20 GB का डेटा मिल गया था। लेकिन कॉल्स और लोकल एप्लीकेशंस यूज़ करने के लिए चाइना का नंबर लेना भी काफ़ी ज़रूरी था। और जब हम मोबाइल ऑफिस पहुँचे तो लोकल से गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू पता चला कि ऑफिस तो 6 बजे बंद हो जाता है। तो हमने सोचा कि नंबर अब कल या परसों ले लेंगे। अब हमें थोड़ी सी भूख भी लग गई थी तो ट्रांसलेशन के थ्रू समझ आया कि यहाँ पर मूंग दाल को पीसकर बनाई हुई पेस्ट्रीज मिल रही हैं। ये चाइना में आपको हर जगह मिल जाती हैं, जिसमें मूंग, राजमा इन सबको पीसकर पेस्ट्रीज बनाई जाती हैं। चाइना में इंग्लिश बहुत ही कम लोगों को समझ आती है, तो थोड़ा गूगल ट्रांसलेट और थोड़ा इशारों से हमने समझा कर ये पेस्ट्रीज खरीद ली। पेस्ट्रीज तो बड़ी मज़ेदार थी और काफ़ी कम मीठी थी। जैसे हमारे यहाँ पे आलू की पैटीज मिलती है ना, वैसे ही थी, बस उसके अंदर आलू के बजाय मूंग या राजमा पीस के डाली थी। तो खाने में तो हमें बहुत ही मज़ा आया। थोड़ा सा ले सकते हैं। तो बहुत मेहनत के बाद और बहुत सारे ट्रांसलेशन के बाद समझ में आया कि चिकन को बोलते हैं जी, और ये है पोटैटोज़ और ये है चावल। ये टोटल पड़ा है हमें 14 युआन का, जो करीबन होता है आपका 160 रुपये मेरे हिसाब से। प्राइस तो अच्छा है बट खाने के ऑप्शंस बिल्कुल लिमिटेड। वेजिटेरियन में कुछ नहीं था, बस चिकन में एक ये था और एक और चिकन था जो अच्छा नहीं दिख रहा था। Look at this guy. Very expert level वाली chopstick. खाना खाकर हम लोग अपने होटल की तरफ वापस चल दिए। चाइना में आपको रोड के किनारे बहुत सारी साइकिल दिखेंगी। इन साइकिल्स को आप एप्लीकेशन के थ्रू बुक कर सकते हैं और फिर इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको स्टैंड्स मिलेंगे, वहाँ पर आप इसको वापस पार्क कर सकते हैं और एप्लीकेशन से आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रमोट किया जाता है कि लोग गाड़ियाँ ना निकाल कर लोग साइकिल से इधर उधर जाएं।
आज का दिन लोकल साइट सीइंग के लिए था। कैब लेकर हम पहुंच गए फॉरबिडन सिटी। हमने 7 दिन पहले ही एडवांस में फॉरबिडन सिटी की टिकट्स ऑनलाइन बुक कर ली थी। इसकी बुकिंग 7 दिन पहले खुलती है और जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, तो अगर आप फॉरबिडन सिटी आना चाहते हैं तो आप भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। फॉरबिडन सिटी काफ़ी पॉपुलर हिस्टोरिकल साइट है जहां काफ़ी लोकल और इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं और चाइना का क्राउड मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। हर जगह उन्होंने मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बनाए हैं जिससे भीड़ का पता ही नहीं चलता है। और टूरिस्ट के लिए हर जगह पर पासपोर्ट दिखाना मैंडेटरी है। पासपोर्ट स्कैन करते ही हमारी एंट्री फटाफट हो गई। अब फॉरबिडन सिटी को समझने के लिए हमने ऑडियो गाइड ले ली। इस गाइड की सबसे बढ़िया बात यही थी कि ये GPS अनेबल थी, यानी कि हम पैलेस के जिस भी हिस्से में होंगे वो उसी हिस्से की जानकारी अपने आप देगी। इससे पता चल रहा था कि चाइना टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा आगे है। अब मैं आपको इस जगह के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। बीजिंग में बना हुआ फॉरबिडन सिटी मिंग और चिंग डायनेस्टी के राजाओं का रॉयल महल था। लगभग 500 साल तक ये चाइना की सरकार का मेन पॉलिटिकल और सेरेमोनियल सेंटर भी था। इसका कंस्ट्रक्शन 1406 से लेकर 1420 के बीच में हुआ था और आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पैलेस म्यूजियम के रूप में खुला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजर्व महल कॉम्प्लेक्स है जिसमें तकरीबन 9,999 कमरे हैं। और फॉरबिडन सिटी का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है। एक के बाद एक हॉल्स जो मिंग और चिंग डायनेस्टी के समय में इस्तेमाल किए जाते थे। और यहाँ पर हमें काफ़ी लोग मिले जो चाइनीज़ वेशभूषा पहनकर फ़ोटो खिंचवाने आए थे। फॉरबिडन सिटी के बाहर आपको कपड़े किराए पर मिल जाते हैं और साथ में आपका मेकअप भी किया जाता है और फिर आप अपना फोटोग्राफर लेकर फ़ोटोज़ खिंचवाने आ सकते हैं। फॉरबिडन सिटी की रूफ्स पर जो छोटे छोटे स्टैच्यूज दिखते हैं उन्हें मिथिकल एनिमल्स बोला जाता है। सबसे आगे एक इमॉर्टल होता है और पीछे 8 या 10 मिथिकल एनिमल्स जैसे कि ड्रैगन, फीनिक्स, लायन, सी हॉर्स वगैरह होते हैं। ये एनिमल्स बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए लगाए जाते थे। फॉरबिडन सिटी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी यहाँ की सबसे बड़ी स्टोन कार्विंग जो हॉल ऑफ प्रिजर्विंग हार्मनी के पीछे थी। ये 200 टन की मार्बल की एक स्लैब से बनी थी। इस पर ड्रैगन्स और क्लाउड्स की कार्विंग करी गई थी और कहते हैं कि इसको उठाकर लाने में करीबन 20,000 लेबर्स लगे थे। और यहाँ की एक और बात मुझे बहुत ही बढ़िया लगी कि यहाँ पर हर हिस्टोरिकल साइट्स पर आपको उसी की डिज़ाइन की आइसक्रीम्स मिलती हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है। आइसक्रीम्स इतनी सुंदर लगती हैं कि मन ही नहीं करता आप इसे खाएं, बस लगता है कि इसकी आप फ़ोटोज़ ही खींचते रहें।
फॉरबिडन सिटी का सबसे बढ़िया व्यू जिनशान पार्क से दिखता है, जहाँ पर एक आर्टिफिशियल हिल के ऊपर व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। दोनों जगह को कनेक्ट करने के लिए सबवे बने हुए हैं, जिससे आप इजीली वॉक कर कर दूसरी साइड पर जा सकते हो। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चाइना की हमें बहुत ही अच्छी लगी। पैदल चलने वालों के लिए चाइना ने बहुत अच्छे से वॉकवेज और फुटपाथ बनाए हुए थे, जिससे आपको कैब्स या कार लेने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। और हर टूरिस्ट साइट बहुत ही क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। और इस पार्क में बहुत कुछ हो रहा था। बूढ़े लोग गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे, कुछ लोग वॉक पर निकले थे, और यहाँ खाने के लिए भी काफ़ी कुछ मिल रहा था। और हमने यहाँ पर ये स्वीट डिश खाई। इसका नाम समझना तो बहुत ही मुश्किल था। ये एक रॉयल स्टाइल चाइनीज़ डेजर्ट है जो अक्सर हेरिटेज साइट्स के पास ही मिलती है। देखने में बहुत ही खूबसूरत और टेस्ट में हल्का सा कोकोनट मिल्क जैसा फ्लेवर था। इसमें मोती के दाने जैसे स्वीट बॉल्स भी थी जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ओवरऑल डेजर्ट का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। अब हमें तियानमेन स्क्वायर देखने जाना था, और अगर आपके पास अलीपे हो तो आप 2 युआन में यहाँ पर बस का सफ़र भी कर सकते हैं। तो बस लेकर हम तियानमेन स्क्वायर पहुँच गए। इसका टिकट वैसे फॉरबिडन सिटी के टिकट में इंक्लूडेड होता है, क्योंकि ये चाइना का सेरेमोनियल और पॉलिटिकल हब है, जहाँ से बड़े बड़े नेशनल इवेंट्स और ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी होती है। पासपोर्ट से लेकर बैग्स हर एक चीज़ स्कैन होती है। और बहुत लंबी सी सिक्योरिटी लाइन को क्रॉस करने के बाद हम फाइनली यहाँ पर पहुँच गए। इस जगह को मैंने टीवी पर बहुत बार देखा था, तो इसे देखे बिना वापस कैसे जा सकते थे। तो हमसे एक गलती हो गई, हमने तियानमेन स्क्वायर का गलत एग्जिट ले लिया है। अब उस गलती को की भरपाई करने के लिए अब 2-3 किलोमीटर में वॉक करना पड़ेगा। तो ये हमारी कंट्री की तरह नहीं है, कहीं से भी एंट्री कहीं से भी एग्ज़िट। तो अब देखते हैं कितना और वॉक करना पड़ता है।
तो ये है वांगफुजिंग वॉकिंग स्ट्रीट। चाइना में ऐसी वॉकिंग स्ट्रीट्स आपको हर जगह मिल जाएंगी जहाँ पर कार्स अलाउड नहीं होती हैं और लोग पैदल ही घूमते हैं। हमें कल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जाना था और चाइना की फ़्लाइट्स में सिर्फ CCC वाले पावर बैंक्स ही अलाउड थे, जिस वजह से हम इंडिया से अपना पावर बैंक नहीं लेकर आए। तो हमने सोचा कि कल इतना लंबा दिन है तो उसके लिए एक पावर बैंक की ज़रूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर आ गए अपना पावर बैंक लेने के लिए। यहाँ पर हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। तो इस मॉल में नॉर्मल एस्केलेटर्स और लिफ्ट तो थे ही, लेकिन यहाँ पर ऐसे एस्केलेटर्स भी थे जो ग्राउंड से सीधे सेकंड पर और सेकंड से फोर्थ पर फ्लोर स्किप करते हुए जाते थे। तो ये आइडिया भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये हैंडमेड डम्पलिंग में पूछें इसमें क्या होगा? उसमें पोक लिखा हुआ है शायद, कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। पूछ रहे हैं, बट मोस्टली इसमें पोक, बीफ, सी फिश, सॉरी सी फूड, जेली ये सब भी फिश। तो है, सॉटे कॉलीफ्लावर विद वेजिटेबल्स, बेक वाइट बीच मशरूम विद सॉल्टेड एग योक, मैं सॉल्टेड लेंटिल श्रेड्स इन कैसरोल। मैं 600 रुपये में सब्जी तो नहीं खाऊंगी यार, तुम्हें खानी है खाई। ये देखो, बॉइल्ड बीन कर्ड श्रेड्स विद डेलिकेसीज हुयांग स्टाइल। आई डोंट नो डेलिकेसीज में क्या खिलाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह है कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ और वेजिटेरियन बोलो तो वो जेली फिश दे देते हैं। बुलफ्रॉग खाओगे? तुम खा लो। तो हमें एक रेस्टोरेंट मिला जिसमें थोड़े बहुत चिकन के ऑप्शंस थे, कुंग पाओ चिकन, जो हम इंडिया में खा लेते हैं। तो बस हम वो एक डिश के लिए यहाँ पर आए हैं। बाकी तो यहाँ मैकडॉनल्ड्स, KFC था और हमें कुछ खाने की कोई ढंग की जगह मिली नहीं। मीट नूडल्स, नो मीट। ओके ओके ओके, थैंक यू। एंड दिस मैंगो, this one, okay.